हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 2 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि इस सीरीज के अंदर हम लोग करते आ रहे हैं। पहला सवाल है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। राइट। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर दूरी जो है मापनी होगी, तो वो धनात्मक ही आपको ऊंचाई मिलने वाली है, या फिर जो दूरी है वो धनात्मक मिलने वाली है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, चाहे वो वस्तु की ऊंचाई हो, चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, है ना। चाहे वो वस्तु की ऊंचाई हो, चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है। और ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस सबके लिए समान है, तो को धनात्मक माना जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है। ये डीएनए ना सबसे पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आपके बाल का रंग कैसा होगा? ब्राउन होगा, ब्लैक होगा। इसके लिए आपके सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होगा। ठीक, उस डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना। वो जो बाल के रंग को देने वाला डीएनए है, उस डीएनए का पहले आरएनए बनेगा, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्रोटीन बनेगा, और इस प्रोटीन के बनने के कारण आपके बाल का रंग आएगा। मान लीजिए जो डीएनए है वो ब्राउन कलर के बाल के लिए है, तो ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन जो है आपके बाल का कलर जो है वो ब्राउन देगा, है ना, ब्राउन देगा, ब्राउन हेयर। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है। जो बायंट फोर्स होता है वो होता है रो, है ना, सॉरी मिट गया पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है। तो बायंट फोर्स होता है रो वी जी। ठीक, ये जो रो है ना, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जो द्रव है जिसमें वस्तु को डुबाया गया है उसका घनत्व है। पूछा उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है, तो वस्तु का घनत्व हो जाएगा, वस्तु का घनत्व हो जाएगा। ये जो V है यह है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। यहां देखो तरल दिया हुआ है, तरल में जो है गैस और लिक्विड, है ना, गैस और लिक्विड दोनों ही आते हैं। तरल का मतलब फ्लूइड होता है, तरल को हम लोग अंग्रेजी में जो है फ्लूइड बोलते हैं, और इसमें जो है लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है, दोनों के दोनों आते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं, जैसे मान लो आपने वस्तु को पानी में डुबोया, तो कुछ ना कुछ पानी जो है विस्थापित होता है। उसी विस्थापित पानी का जो है हम यहाँ पर आयतन लेंगे। अगर कोई दूसरा द्रव है, कोई दूसरा तरल है, तो उस तरल का हम लोग आयतन लेंगे। और जी हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
गुरुत्वीय त्वरण हम जिसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो विस्थापित तरल का आयतन, इस पर जो है ये बायंट फोर्स उत्प्लावक बल निर्भर करता है। तरल का घनत्व है ना, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का घनत्व क्या है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है, उत्प्लावक बल का जो मान होता है वो। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मिट गया? नहीं, मिटा नहीं है, सवाल जो है बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल छूट गया। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? एल्डिहाइड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड। यह है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। यह है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। और यह है अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे एल्डिहाइड का पूछा था, है ना। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? तो एल्डिहाइड जो होगा उसमें आपको CHO दिखेगा, और नाम के अंत में आपको क्या दिखेगा? अल दिखेगा। विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई समय में खपत ऊर्जा, तो इसे तो हम लोग शक्ति बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, है ना, पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश की मात्रा, प्रति इकाई लंबाई आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय, आवेश बट्टे में समय, तो इसे बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर, है ना। आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क स्राव एड्रेनालिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो होती है। हमारे दोनों किडनी के ऊपर जो है एक एक एड्रिनल ग्लैंड है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसी को कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक। इस हार्मोन को ना फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लरो और भागो हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, हम जब भी किसी टेंस सिचुएशन में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, किसी आपातकालीन स्थिति में होते हैं, तो हमारे शरीर को तैयार करता है उस स्थिति से लड़ने के लिए ये हार्मोन, है ना। जब भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं, गला जो है आपका सूखने लगता है ना, जो आंखें हैं वो ऐसे फटने लगती है ना, जो प्यूपिल है वो एकदम से डायलेट कर जाता है, गला सूखने लगता है, पसीने आने लगते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं, सांसें जो है वो तेज चलने लगती है, दिल जो है तेजी से धड़कने लगता है, तो ये सब जो है इस हार्मोन के कारण होता है। ये हार्मोन सिक्रेट होता है तब वो सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, और वो इसलिए आते हैं ताकि हम जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उससे आप लड़ सके, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके। तो यह शरीर को तनाव या आपात स्थिति में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गलत कथन हमसे पूछा गया है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत चूज करना है, हमें ना गलत चूज करना है, यानी एक ऑप्शन जो है गलत है, बाकी के 3 सही है। इस हार्मोन के बारे में सही है। हमें जो है
तनाव स्थिति, आपात स्थिति से क्या है कि निकालने का काम ये हार्मोन करेगा। तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है। तो हमारी पेशियों में जो है ब्लड सप्लाई, हमारी पेशियों में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा का जो उत्पादन है ना, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे पेशियों में ज़्यादा पहुंचेगी कैसे? ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो इसीलिए ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाता है हमारे पेशियों में। और ब्लड सप्लाई इंक्रीज कैसे होगा? जब हार्ट जो है वो तेजी से काम करेगा, दिल तेजी से धड़केगा, है ना, और ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त कराया जाएगा श्वसन दर, है ना। सांसें हम तेजी से लेंगे तभी तो बाहर से ऑक्सीजन तेजी से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। और जब ब्लड तेजी से पंप किया जाएगा हार्ट के द्वारा, तभी तो पेशियों तक जो ब्लड है वो तेजी से जाएगा और उसमें ऑक्सीजन है वो पहुंचेगी। ठीक, जब पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है, ये गलत हो जाएगा, है ना। पेट में रक्त प्रवाह नहीं, जो हमारी पेशियां है ना, जो हमारी कंकाल पेशियां हैं, उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा को मुक्त कराया जाए, है ना, क्योंकि उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति कम कर देता है। ठीक, और कंकाल पेशी में जो है उसको भेजा जाता है, ब्लड सप्लाई जो है इंक्रीज कर जाता है, रक्त की आपूर्ति जो है बढ़ जाता है। कहाँ? कंकाल पेशियों में। और ये डी ऑप्शन भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, गलत चुनना था ना, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? जल्दी शादी करना, इससे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको बनाए रखने में हेल्प मिलेगा जल्दी शादी करने से। तो ऐसा नहीं है। जंक फूड खाने से ये भी नहीं होगा। स्वच्छता की अनदेखी, ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने में कौन मदद करेगा? जल्दी शादी कर देने से प्रजनन स्वास्थ्य जो वो बेहतर होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। जंक फूड खाने से इससे स्वास्थ्य जो है खराब होता है। स्वच्छता की अनदेखी, है ना, स्वच्छता की अनदेखी तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे ऐसे सामान्य स्वास्थ्य के लिए हो। स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक X का एक पीला अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी कि अघुलनशील ठोस, विलयन में ये जो ठोस है ये घुलेगा नहीं, है ना, उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। यौगिक X की पहचान कीजिए। लेड नाइट्रेट ये होता है, ये लेड नाइट्रेट है ना। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। तो जब ये लेड नाइट्रेट और ये पोटेशियम आयोडाइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है लेड आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट तो ये जल में घुलनशील है, तो इसका तो विलयन प्राप्त होता है, और इसी विलयन में ये जो लेड आयोडाइड है ना, इसका ना पीला अवक्षेप बनता है ना। येलो सॉलिड जो है आपको मिलेगा इस पोटेशियम नाइट्रेट के विलयन में, ये घुलेगा नहीं, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा पीले रंग का। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यौगिक X है ये है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया है यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है? आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। यह पहचान है द्विविस्थापन अभिक्रिया की कि आयनों का आदान प्रदान होता है। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? इससे ठीक पहले वाले, यानी कि ये 2 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट है ना, 2 दिसंबर का जो पहला शिफ्ट हुआ था वहाँ हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया हुआ था, है ना। और उससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। तो वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो शिश्न से जब वीर्य बाहर आता है, वीर्य जो बाहर आता है तो इसमें शुक्राणु नहीं मिलता है, क्योंकि वृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका के मदद से वीर्य में आता है शिश्न से होते हुए,
या फिर मूत्र मार्ग से होते हुए। अब जब शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया जाता है तो वृषण से शुक्राणु जो है वो मूत्र मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है, वो पीछे ही रह जाता है। तो जो वीर्य आएगा ना उसमें शुक्राणु नहीं होगा, है ना, शुक्राणु नहीं होगा। और ये जो सर्जिकल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाएगा? वैसेक्टमी कहा जाएगा, है ना, वैसेक्टमी कहा जाएगा, यानी कि पुरुष नसबंदी कहा जाएगा, पुरुष नसबंदी कहा जाएगा। पुरुष नसबंदी करा लेने के बाद जो वीर्य बाहर आता है उसमें शुक्राणु नहीं होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मूत्र मार्ग है इसी शिश्न में होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात की गई है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ही नहीं है ना, आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड होती है, राइट। फिर ऋणात्मक आवेश से शुरू होती है और धनात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वे बंद लूप बना सकती है? नहीं, बंद लूप बनाने का काम जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा करती है। हमेशा सीधी रेखाएं होती है? जरूरी नहीं है। वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है? सही है ना। जो जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक वैसे ही जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं हमारे हार्ट से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे लंग्स से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए, और हमारे हार्ट से, हमारे लंग्स से जो आवाज़ है डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जरिए, है ना, बहुल परावर्तन के जरिए, है ना। ट्यूब जैसी संरचना होती है, उस ट्यूब जैसी संरचना के भीतर जो है ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है और तब जाकर के वो ध्वनि फेफड़ों से, हृदय से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि के परावर्तन, और अच्छे से बोले तो ध्वनि के बहुल परावर्तन, है ना, बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है? यानी इनमें से कौन सा है जो धातु का एक भौतिक गुणधर्म है? धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यह गलत हो जाएगा। अधातु के लिए आप ये बोल सकते हो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, गलत हो जाएगा, सुचालक होती है। धातुएं सामान्यतः भंगुर होती है और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती है, ये अधातु का जो है गुणधर्म है। धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ये स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु को पीटने पर जो है टन की आवाज आती है। धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, आघात वर्ध होती है ना, और हथौड़े से पीटने पर वो पतली चादर के रूप में ढल जाती है। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और धातु के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, है ना। धातुओं में सबसे अधिक जो गलनांक है वो है 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका है? टंगस्टन का है ना, टंगस्टन का है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से जो है बनाया जाता है, वही टंगस्टन है। एथेनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? एथेनॉल अल्कोहल का सदस्य है ना। तो अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें कौन सा समूह होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होता है ना, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ये प्रक्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल में। तो इसी के कारण जल के साथ मिश्रणीय है, तो हाइड्रोक्सिल समूह, है ना, हाइड्रोक्सिल समूह जो जल है ना, जो जल है। और ये जो एथेनॉल में OH है ना, एथेनॉल में OH है या नहीं है? C2H5OH, ठीक। तो ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसी के कारण ये जल में जो है घुलनशील है। यूजुअली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, नहीं घुलते हैं। एथेनॉल भी अपने आप में कार्बनिक पदार्थ है लेकिन यह जल में घुलनशील है। इसके पीछे कारण क्या है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप के कारण ऐसा होता है।
कि जो एथेनॉल है वो अच्छे से जल में मिशनीय है। एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। औसत वेग कितना होगा? औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 50 मीटर और टोटल टाइम भी आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड। ऐसा ही मात्रक में है दोनों के दोनों, तो हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। औसत वेग कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड होगा। किसी गतिशील पिंड को विश्राम अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। किसी गतिशील पिंड को विश्राम अवस्था में लाने के लिए, अच्छा पिंड जो है गतिशील है, मान लीजिए कि इस वाले स्पीड से जो है पिंड गतिशील है ना, और फिर इसको क्या है कि विश्राम अवस्था में लाना है ना, विश्राम अवस्था में लाना है, 0 इसका जो है वेग करना है। किया गया कार्य डैश के बराबर होता है। किया गया कार्य किसके बराबर होगा? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? देखिए, किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यह वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, इसका मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, यहीं से अगर हम हाफ एम कॉमन ले ले तो बनेगा फॉर्मूला v² माइनस u²। ये आप याद रखिए। जब भी आपको अलग अलग चाल देकर के कार्य पूछा जाए तो समझ जाना कि इसी वाले फॉर्मूले से बनेगा। यहां पर भी तो अलग अलग चालें दी गई है। पहले कुछ ना कुछ चाल थी, बाद में जो है चाल शून्य हो जाती है ना, विश्राम अवस्था में यानी कि शून्य हो जाती है, और आपसे जो है कार्य पूछ लिया गया है, यानी कि इसी वाले फॉर्मूले पर बनेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पर यह सवाल जो है आपसे पूछा गया है। अब पिंड के पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, है ना, कुछ ना कुछ पहले से चाल थी, v² माइनस, सॉरी माफ करिएगा, जो अंतिम चाल है वो 0 है। ठीक, और प्रारंभिक चाल कुछ ना कुछ थी, है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा u है और ये हमारा v है, v², यहां आ जाएगा माइनस हाफ m v²। ये कार्य हो जाएगा हमारा। किया गया कार्य ऋणात्मक, है ना, किया गया कार्य ऋणात्मक, क्योंकि बल लगाने से जो ऊर्जा है वो कम हुई है। पहले कुछ ना कुछ ऊर्जा थी, कार्य किया गया तो ऊर्जा जो है वो क्या हुई है? घटी है, ऊर्जा बढ़ी नहीं है। तो इसकी गतिज ऊर्जा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? जो अंतर्द्रव्यी जालिका है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम से चिपके होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाने का काम करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते नहीं हैं। इसका काम प्रोटीन बनाना नहीं, लिपिड बनाना होता है ना, लिपिड सिंथेसिस करना होता है, लिपिड का संश्लेषण। SCR के कार्य को संदर्भित करता है, तो लिपिड का निर्माण, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो जो सेल बॉडी है ना, जो सेल बॉडी होता है इसमें आपके आते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दोनों ही सेल बॉडी यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दो। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये डेंड्राइट्स, नर्व एंडिंग्स, सेल बॉडी, एक्सोन, ये सब के सब न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। ये सब न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। तो जब हम सेल बॉडी बोलते हैं यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइन कर दो। विषमांगी मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है। यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। नहीं, मिश्रण और यौगिक ये दोनों ही अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो यौगिक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। यौगिक अलग पदार्थ है, मिश्रण अलग पदार्थ है, बिल्कुल ही अलग पदार्थ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है, ये समांगी मिश्रण के लिए सही है, विषमांगी मिश्रण के लिए गलत हो जाएगा। नमक पानी का घोल, उसके बारे में आप कह सकते हो कि जो नमक पानी का घोल है उसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है। लेकिन अगर हम रेत और जल के मिश्रण की बात करें तो वहां पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो। तो रेत और जल का जो मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण है, लेकिन नमक पानी का घोल जो है वो समांगी मिश्रण है। घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे वो समांगी मिश्रण हो चाहे विषमांगी मिश्रण हो। हम मिश्रण के घटकों को आसानी से अलग कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, सही है। जैसे नमक पानी का घोल आपने बनाया तो पूरा का पूरा घोल नमकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नमक नमकीन होता है। तो नमक जो है, नमक पानी घोल जो अपने आप में एक मिश्रण है, उसका एक घटक है ना, और उस घटक का गुणधर्म आपको पूरे विलयन में, पूरे मिश्रण में देखने को मिलता है। तो चाहे मिश्रण कोई सा भी हो, समांगी हो विषमांगी हो, जो घटक है अपने गुणधर्म को दिखाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। विराम अवस्था से यानी कि जो u है वो 0 है, और 4 सेकंड के बाद जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण कितना होगा, है ना, त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, 20 माइनस 0 बट्टे में समय लगा 4 सेकंड, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल सामान्य ईंधन या ईंधन योग के रूप में उपयोग किया जाता है? जो सबसे सामान्य एल्कोहल है वो एथेनॉल है ना, एथेनॉल है। एथेनॉल का इस्तेमाल जो है अकेला फ्यूल के रूप में किया जा सकता है, या फिर इसका इस्तेमाल जो है पेट्रोल के साथ मिक्स करके किया जा सकता है। एथेनॉल का इस्तेमाल जो है अकेला फ्यूल के रूप में किया जा सकता है ना। केवल एथेनॉल का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में किया जा सकता है, या फिर इसका इस्तेमाल जो है पेट्रोल के साथ मिक्स करके किया जाता है ना। पेट्रोल के साथ मिक्स करके किया जा सकता है, यानी कि एज एडिटिव जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, योगज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेट्रोल का दहन अच्छे से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मेथनॉल है और एथेनॉल, ये सब के सब जो है अल्कोहल के ही सदस्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला अल्कोहल है वो एथेनॉल है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो घट जाता है, ठीक। और डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब तापमान के परिवर्तन से द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन तापमान बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। जब तापमान बढ़ाते हैं तो चीजें फैलती हैं, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो घनत्व घटता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब सदैव आभासी और विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा मतलब लेंस के दूसरी साइड। अगर हम वस्तु को रखते हैं इस साइड, रखते हैं, लेंस के सामने रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की तरफ ही बनता है, अवतल लेंस में, है ना। अवतल लेंस में ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जिधर वस्तु रखेंगे उधर ही बनेगा। प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है हमेशा ही सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, और
वस्तु से छोटा होता है ना, वस्तु से छोटा होता है। अगर हम आवर्धन की बात करें, प्रतिबिंब के आवर्धन की बात करें तो 0 से 1 के बीच में होता है। यानी आवर्धन जो है हमेशा ही आपको धनात्मक मिलेगा और आवर्धन का जो मान है, जो आवर्धन का मान है वो आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा, है ना, 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में मिलेगा यानी कि धनात्मक है, राइट। तो ये याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है ना। और आभासी सीधा प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के केस में जो है जिधर वस्तु होती है उधर ही बनता है। जबकि अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, यानी जिधर वस्तु है उसके ठीक विपरीत। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? यानी फसलों को बचाना है और उसके लिए हम जीव का इस्तेमाल करेंगे, निर्जीव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है फसल की सुरक्षा के लिए, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये अपने आप में जो है निर्जीव पदार्थ है, जीव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कीट शिकारियों को शामिल करना, कीटों को मारने वाला जीव का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलय और विलायक दोनों द्रव है? इसको काट दीजिए, द्रव नहीं होगा तत्व होगा, है ना, जहां विलय और विलायक दोनों के दोनों तत्व होने चाहिए तथा विलयन जो है समांगी है। ठीक, तो विलयन समांगी होना चाहिए और जो विलय है विलायक है भाई दोनों के दोनों तत्व होने चाहिए, राइट। पानी में कार्बन घुलता नहीं है, यहां पर कोई समांगी मिश्रण बनेगा नहीं। हवा में नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। अब देखो जो एयर है, एयर जो है ये होमोजीनस मिक्सचर है, समांगी है, समांगी मिश्रण है। अगर हम बात करते हैं इसमें विलय, तो सबसे ज़्यादा जो है एयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और अगर हम बात करते हैं विलय नहीं विलायक, है ना, विलायक जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं, विलायक। और अगर हम विलय की बात करते हैं तो इसमें अन्य सारी जो गैसें हैं जैसे कि 21% ऑक्सीजन है, ठीक, 21% ऑक्सीजन है ये, और जो बाकी सारी गैसें हैं, है ना, आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, 0.03% CO2 है, अन्य सारी जो गैसें हैं आर्गन है ना, ये सारी गैसें जो है विलय पदार्थ कहलाएंगे इसमें। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है? तत्व है। जो ऑक्सीजन है तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में क्या है? यौगिक है। हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बुरादा, इसमें भाई दोनों में से कोई भी जो है, अच्छा, सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बुरादा, ये तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक। पानी में घुली चीनी, पानी भी यौगिक है, चीनी भी यौगिक है ना, ये समांगी तो है, पानी में घुली चीनी समांगी मिश्रण तो है, बट पानी और चीनी दोनों के दोनों यौगिक हैं, हमें तत्व वाले चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।